हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 6। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 5 पूरी कवर करवा दिया है। हम बात करेंगे यूनिट 6 हिस्ट्री बीए प्रोग्राम की। तो चैप्टर का नाम देखिए क्या है, उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव, सामाजिक आर्थिक आधार। इसका मतलब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे राजपूत वंश के बारे में कि कैसे उनका उद्भव हुआ, कौन कौन से राज्य में कैसे कैसे वो आए, उनका सामाजिक आधार क्या था, आर्थिक आधार क्या था, और साथ ही साथ हम धार्मिक और राजनीतिक भी पढ़ेंगे। कौन सा धार्मिक और राजनीतिक आधार भी पढ़ेंगे। अगर इन केस आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है आपका राजपूत राजवंश का इतिहास कैसे आया। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो ये हमारा क्या है, मैप है, आपको पता है पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर यहाँ है, दक्षिण इधर है, उत्तर दक्षिण है ना। तो कहाँ का काल कह रहा है, उत्तर भारत का। उत्तर किस तरफ पड़ेगा, इधर पड़ेगा उत्तर भारत, यानी इधर जो भी था, जितने भी लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, वो सारा ही कौन सा काल कहलाया था, राजपूत काल कहलाया था। देखिए 7वीं 8वीं सदी से हमें राजपूतों का उदय दिखाई देने लगता है तथा 12वीं सदी तक आते आते उत्तर भारत में उनके 36 कुल अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं। यानी उनके जो 36 कुल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। देखिए, राजपूत बड़े वीर तथा स्वाभिमानी होते हैं और साहस, त्याग, देशभक्ति आदि के गुण उनमें कूट कूट कर भरे हुए होते हैं, परंतु पारस्परिक संघर्ष तथा द्वेष भाव के कारण वे देश की रक्षा नहीं कर सके तथा देश की स्वाधीनता को उन्होंने विदेशियों के हाथों में सौंप दिया। इस लाइन का मतलब देखिए क्या होता है। ये जो राजपूत होते हैं ना, ये राजपूत जो होते हैं आपस में ही संघर्ष करते हैं। ठीक है, पारस्परिक संघर्ष मतलब होता है कि आपस में ही लड़ाइयों की वजह से उनके अंदर ये द्वेष भाव आता है, जिसकी वजह से वो देश की रक्षा नहीं कर पाते। अब जाहिर सी बात है, अब आप एक बात समझिए, अगर आप इस प्रांत में रह रहे हो, इस देश में रह रहे हो, और इसमें अगर 2-3 राजा हैं इसी देश में, इसी में, ठीक है, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना तो कोई बाहरी आदमी इसका फ़ायदा उठाएगा। तो जो विदेशी थे उन्होंने आके इस पर आक्रमण किया। अब इनमें एकता तो थी नहीं, सब अलग अलग बटे हुए थे, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने देश की जो स्वाधीनता थी उन्होंने विदेशियों के हाथों में सौंप दी। इट मीन्स वो लोग जो थे वो हार गए थे। अब हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए इसके संबंध में 2 मत दिए जाते हैं। पहला मत तो होता है विदेशी उत्पत्ति का मत, और दूसरा है भारतीय उत्पत्ति का मत। हम विदेशी का पढ़ लेते हैं। विदेशी उत्पत्ति का मत क्या है, कर्नल जेम्स टॉड स्मिथ एवं भंडारकर इस मत के समर्थन है। इस मत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। देखिए, ये जो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड स्मिथ, ये खुद ही क्या है, विदेशी हैं। तो इनको क्या लगता है कि राजपूत की जो उत्पत्ति है वो विदेशियों से हुई है। परंतु देखिए, जो देसी उत्पत्ति का मत है उसमें क्या होता है, उसमें सीवी वेद है और जीएस ओझा हैं और ये और भी लोग हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं, इनके अनुसार जो है राजपूत भारतीय क्षत्रियों के संतान हैं। मतलब इनका मानना है कि क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से ही राजपूत बने, यानी इन्हीं की संतान है ये। परंतु देखिए एक बुक में क्या लिखा है, चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वी राज राजों में क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई बताया गया। ऐसा बताया गया है कि अग्निकुंड से हुई है, जिसमें परमार, प्रतिहार, चौहान तथा सोलंकी सम्मिलित हैं। देखिए, अब मुझे एक बात याद आई अग्निकुंड से। एक कहानी थी अग्निकुंड के ऊपर। क्या हुआ था, जब हमारे देश पर, जो हमारा देश है, हमारे देश पर जब किसने आक्रमण किया था, विदेशियों ने आक्रमण कर दिया था, है ना। तो ऐसा माना जाता है जब विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, जैसे देश है भारी लोगों ने आके हम पे आक्रमण किया, तब ऋषि मुनियों ने जाके पर्वत पर यज्ञ किया था, यानी एक अग्नि यज्ञ किया था। तो उस यज्ञ में ही जो भगवान है, भगवान ने क्या किया, उस यज्ञ में से ही राजपूतों की उत्पत्ति करी, और उसी अग्निकुंड। अब जाहिर सी बात है, जब यज्ञ होगा तो अग्नि होगी, अग्निकुंड होता है, आपने देखा होगा जब किसी की शादी वगैरह होती है या हवन होता है तो आगे अग्निकुंड होता है। तो उसमें वो हवन कर रहे थे, और ऐसा माना जाता है कि ये जो 4 के 4 जातियां हैं,
चार परमार, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी। ये जो चार हैं, ये चारों हैं जो अग्नि से निकली हुई हैं। तो इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि जो इनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। किसकी? राजपूतों की। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं राजपूत के राज्य एवं संस्थापक। अब आपको एक बात बता दूं, जैसे श्रीगुप्त थे, है ना, उन्होंने क्या किया था? गुप्ता वंश की स्थापना की थी। यानी गुप्त जो वंश था उसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि राजपूत में भी एक पर्टिकुलर नाम आए, तो ये चीज़ ऐसा नहीं है, आप गलत हैं इसके लिए, ऐसा नहीं है। देखिए जो चौहान वंश था, राजपूतों में ही जो चौहान वंश था उसके संस्थापक थे वासुदेव। परिहार जो सारे जो हैं, परिहार, परमार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चंदेल, ये सारे राजपूत हैं और इन सभी के संस्थापक जो हैं वो अलग अलग हैं। तो पर्टिकुलर एक कोई नाम नहीं है कि इन्हीं ने किया है, सबका अलग अलग है। देखो परिहार है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सबका ही एक तरीके से अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजपूतों की आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि राजपूत कैसे आए, क्या क्या मत थे उनके, और वो बहुत ही मतलब कुशल थे, उनको लड़ाइयों में बहुत शौक था, इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी किसी की भी आर्थिक स्थिति आए तो वहाँ पे ये पॉइंट कुछ मेन होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग, व्यापार और व्यवसाय, उद्योग, आर्थिक गतिविधियाँ, सिंचाई। तो सेम इसमें भी था। देखिए मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। प्राथमिक व्यवसाय के रूप में कृषि लोगों का आधार थी। सिंचाई के लिए राजपूत सम्राटों ने नहर और तालाबों का क्या किया था? निर्माण किया था। कृत्रिम झीलों में वर्षा जल एकत्र किया, यानी इकट्ठा किया। देखिए बांध भी बनवाए। सिंचाई सुविधाओं ने कृषि और किसानों की आर्थिक स्थिति को लाभान्वित किया, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें कभी कभी सत्तावादी सामंती नेताओं के हाथों दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। अब हम बात करते हैं कर की, क्योंकि आर्थिक में ही कर आता है। तो देखिए भूमि राजस्व, राजस्व का मतलब होता है कर। भूमि राजस्व आय का प्राथमिक स्रोत था और इसकी गणना, यानी इसकी गणना कैसे करते थे? मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई की बुनियादी ढांचे और अन्य कारक था, उनका एक सूत्र था। इन सूत्रों में इन तीनों को लिया जाता था और इसकी गणना की जाती थी। ठीक है, और उसके बाद है भू राजस्व का भुगतान ज़्यादातर कृषि उत्पादों में किया जाता था, जिसमें अच्छे उपाय के लिए थोड़ी सी नकदी डाली जाती थी। राजस्व के अतिरिक्त, यानी जो भूमि का राजस्व था इससे तो कर मिलता ही मिलता था, बट इसके अतिरिक्त राजा को जो कर है वो कहाँ कहाँ से मिलता था? उपहार से, जुर्माना, खनिज, जंगल और पट्टे पर दिए गए क्षेत्र थे। यानी कर उसको कहाँ कहाँ से मिलता था राजा को? भूमि क्षेत्र से, या गिफ्ट हो गया, या जुर्माना हो गया, या खनिज हो गया, या जंगल और पट्टे पे जो दिया जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, एक टाइप से आपने सुना होगा, यहाँ पे भी बाजार वगैरह कहीं लगती हैं तो एक इंसान जो होता है वो यहाँ से पैसे लेता है। ठीक है, तो उस टाइप का ही वहाँ से भी पैसे ऐसे लिए जाते थे, तो यही था कर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उद्योग के बारे में। इस तथ्य के बावजूद कि विभिन्न प्रकार के उद्योग थे, इस अवधि के दौरान उद्योग की समग्र स्थिति खराब हो गई। अब देखिए वहाँ पे उद्योग कौन कौन से थे? सूती कपड़ा उत्पादन, ऊनी कपड़ा, हथियार उद्योग, नमक उत्पादन, चीनी, तेल, आभूषण बनाना, मिट्टी बनाना, है ना, अष्टधातु से मूर्तियाँ बनाना, नमक उत्पादन, तो ये सारी वहाँ पे उत्पादन होते थे। ये सभी आ जाएगा आपका। उसके बाद है व्यापार और वाणिज्यिक। आंतरिक व्यापार यानी देश के अंदर और विदेशी व्यापार दोनों में कमी आई है। पहले आप ये लिखोगे इसमें कि दोनों ही टाइप के बाजार वहाँ पे व्यापार होते थे, परंतु इसमें कमी आई है। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में जारी नहीं रहा। समुद्री व्यापार के साथ साथ भारत भूमि आधारित विदेशी व्यापार भी था। इसका मतलब ये है कि समुद्री व्यापार तो था ही था, और साथ ही रोड जो होता है ना, रोडवेज, तो भूमि आधारित विदेशी व्यापार भी वहाँ पे था। और इसी काल में क्या हुआ था? बाहरी देश में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था, तो उनके पतन के कारण भारत की समुद्री व्यापार में गिरावट आई थी, यानी बहुत ही कमी आई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे राजपूतों का राजनीतिक संगठन। ये राजनीतिक संगठन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, राजपूत जो होते थे वो बहुत कुशल होते थे। वैसे मैं भी एक राजपूत हूँ, बट राजपूतों के अंदर क्या होता है ना, जैसे मान लो ये भी एक पर्सन राजपूत है, ये भी एक राजपूत है, तो ये दोनों ही अपनी सत्ता को दिखाते हैं। भले ही इनको आपस में लड़ना पड़ जाए, ये लड़ेंगे, जो भी है होंगे, लेकिन ये लोग एकता
कम रखते हैं। ऐसा इतिहासकारों ने माना है कि इन लोगों में एकता कम होती है, क्योंकि ना अगर एकता रखेंगे तो जाहिर सी बात है इनको ये लोग अपना जो है शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जैसे मान लो मैं एक राजपूत हूँ, सामने आप राजपूत हैं, तो मैं अपना दिखाऊंगी कि हाँ मेरे पास शक्ति ज़्यादा है, आप अपनी शक्ति दिखाओगे कि हाँ आपके पास शक्ति ज़्यादा है। तो इस टाइप में क्या होता है, लड़ाई वड़ाई उनके में होती थी, तो एकता नहीं होती थी। तो देखिए राजनीतिक संगठन के बारे में, राष्ट्र में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी और उत्तर भारत के कई कुलों द्वारा शासित स्वायत्त राज्यों में विभाजित था, क्योंकि जाहिर सी बात है अब कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पे नहीं कर रहा है शासन, अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो जो वहाँ पे राज्य थे वो विभाजित थे, यानी बटे हुए थे। राजपूतों के राजनीतिक संगठन की स्थापना सामंती व्यवस्था पर हुई थी। इनका जो स्थापना थी वो सामंती व्यवस्था, आपको पता होगा कि राजा के अंडर में कोई राजा आता है तो उसी कहते हैं सामंती व्यवस्था, तो इसके आधारित हुई थी, जिसका अर्थ था कि अधिकारियों को वेतन के बजाय भूमि अनुदान के रूप में भुगतान किया जाता था। उनको जो अधिकारी थे उनको वेतन की बजाय ना भूमि दी जाती थी, ठीक है, भुगतान के रूप में। और चूँकि धन पर सम्राट का कोई सीधा नियंत्रण नहीं था, इसलिए वह विधि अत्यधिक दोषपूर्ण साबित हुए। अब देखिए जो वहाँ का राजा था उनका कोई भी नियंत्रण नहीं था धन पे। नतीजा ये था कि राज्य कई छोटी छोटी रियासतों में विभाजित हो गया। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई एकता नहीं है, तो वो और भी अगर एक राष्ट्र है तो राष्ट्र भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट यानी प्रांतों में विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी वो रियासतों में विभाजित हो गया, जो राष्ट्रीय संकट के समय भी एकजुट नहीं हुए थे। जब बाहर विदेशी लोगों ने हम पे आक्रमण किया तभी वो एक साथ नहीं हुए। अब जाहिर सी बात है, आपने एक चीज़ सुना होगा, अगर झाड़ू बंधी हो या 4 लकड़ हो साथ में हो, है ना, तो उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। बट अगर वो लकड़ अलग अलग हो तो उसको एक एक करके हर इंसान तोड़ देगा। तो यही चीज़ हुआ था वहाँ पे। राजपूत सेना पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों से बनी थी। राजपूत के नैतिक कल्याण के मानक बहुत ऊंचे थे। उन्होंने कभी भी एक निहत्थे प्रतिद्वंदी पर हमला नहीं किया और युद्ध में कभी भी धोखे या विश्वासघात का इस्तेमाल नहीं किया। जैसा कि मैं आपको कल एक बात बताऊं, कल मैं एक सीरियल देख रही थी, है ना, तो वो काली माता का था। तो जैसा काली माता का था ना कि वो किसी पे मतलब वैसे नहीं करती थी, जैसे होता ना कि लड़ाई अगर उनका युद्ध हो रहा है तो जिसके पास शस्त्र हैं वो उनसे ही केवल युद्ध करती थी। तो सेम ऐसे ही राजपूतों का भी था। राजपूत जो थे वो निहत्थे प्रतिद्वंदी, जो मतलब जिनके पास हथियार नहीं है या हाथ नहीं है, इनके साथ कभी हमला नहीं करते थे, है ना। या बोलते थे अगर आपको हमला करना है तो आप युद्ध वो जो होता है ना उनके अस्त्र शस्त्र वो उठाइए और मेरे हमला करिए, तो साथ में युद्ध करिए। तो ऐसा वो लोग नहीं थे कि भाई पीछे से वार कर दें या धोखे से कर दें या विश्वासघात करें, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने जब भी युद्ध लड़ा है तो एक अच्छे तौर तरीके से युद्ध लड़ा है, ये उनमें बहुत ही खास बात थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद राजपूतों को अपने कुल पर बहुत गर्व था, केवल अपने ही नेता के प्रति निष्ठावान थे। विभिन्न कुलों ने पारस्परिक प्रतिद्वंदिता विकसित की। इसने आमतौर पर बहादुर राजपूतों को विभाजित कर दिया, जिससे वे मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए आसान शिकार बन गए। वही बात है कि अलग अलग हो गए सब, तो मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया देश पर, यही हुआ था। राजपूतों में युद्ध करने की तीव्र इच्छा थी। उनमें क्या होता है, एक इच्छा होती है युद्ध करने की, लड़ने की। आपको पता होगा राजपूत जो हैं, कहा जाता है अक्सर कि लड़ने में भी बहुत तेज होते हैं, है ना। तो उनके में युद्ध करने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। इससे कर्मियों और संसाधनों दोनों की बर्बादी हुई। दूसरी और राजपूत प्रशासन काबिले तारीफ था। भूमि राजस्व जो आय का प्राथमिक स्रोत था, कुल उत्पादन का 10वां हिस्सा था। कर कम थे और लोगों का जीवन आमतौर पर समृद्ध था। वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि लोगों का जो जीवन था काफ़ी अच्छा था, कर भी कम था, मतलब जो उनको करना बहुत कम मिलता था, बट फिर भी वहाँ पे एक जीवन था ना, वो बहुत ही जीवन शैली बहुत अच्छी थी, पैसा कम होने के बावजूद भी। तो ये चीज़ था जो उनके काबिले तारीफ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और मैं बता दूँ, इसका मैंने पार्ट 2 भी रेडी कर रखा है, तो आज इवनिंग तक, आज मॉर्निंग में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज इवनिंग तक आपके पास ये वाला पार्ट जो है पार्ट 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इवनिंग तक पार्ट 2 डाल दूँगी और मॉर्निंग में पार्ट 1 डाल रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके, और जो भी आपको लगता है कमेंट अगर ज़रूरत है तो 1-2 कमेंट करके प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वेट करिए। कि इसके लिए इतना ही। मिलते हैं इवनिंग में एक और न्यू वीडियो के साथ। बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।